नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। तो जागेश्वर में जो मृत्युंजय मंदिर है तो ये किस राजा ने बनवाया था, तो ये बनवाया था राजा शालिवाहन द्वारा। तो राजा शालिवाहन द्वारा बनवाया गया मृत्युंजय मंदिर है जागेश्वर में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हारूणी मेला किस जनपद में लगता है। तो प्रसिद्ध हारूणी मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ लगता है? हारूणी मेला उत्तरकाशी जनपद। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम शैक्षिक आर्द्रता नियम उत्तराखंड पंचायत नियमावली में किस वर्ष जोड़ा गया। तो न्यूनतम शैक्षिक आर्द्रता नियम उत्तराखंड पंचायत नियमावली में किस वर्ष जोड़ा, तो ये जोड़ा गया 2019 में। न्यूनतम शैक्षिक आर्द्रता नियम ये कब जोड़ा गया? 2019। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई। तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ? तो जुलाई 2014। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एक सैनिक के संस्मरण किसकी रचना है। तो एक सैनिक के संस्मरण ये किसकी रचना है? ये है भजन सिंह की। एक सैनिक के संस्मरण भजन सिंह। अगला प्रश्न है कि मांगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है। तो मांगलाछू ताल कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित की गई। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वह अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया। तो यह किया गया अक्टूबर 1855 में। तो अक्टूबर 1855 में नैनीताल को बनाया गया कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय। इससे पहले कहाँ था? अल्मोड़ा में स्थित था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। तो पौड़ी उत्तराखंड का पहला ऐसा जिला है जहाँ पर यह योजना सर्वप्रथम लागू हुई थी। उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग में। तो सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना कहाँ लागू हुई? ये पौड़ी जिले में लागू होती है आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी। और ये क्या है? एक राष्ट्रीय पार्क भी है और ये चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे छोटा पार्क भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में जो भाबर पेटी है, तराई के बाद का जो क्षेत्र है भाबर क्षेत्र है, तो इसमें किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो इसमें उपोष्ण प्रकार की जो जलवायु है तो वो दशाएं इसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि रंगभंग नामक युवा गृह जनजाति से प्रचलित है। तो रंगभंग नामक जो युवा गृह है ये किस जनजाति में इसका प्रचलन है? तो ये है भोटिया जनजाति में। किसमें है? रंगभंग नामक जो प्रथा है ये भोटिया जनजाति में इसका प्रचलन है। अगला प्रश्न है कि मेरी यादों का पहाड़ किसकी रचना है। तो मेरी यादों का पहाड़ नामक जो ये रचना है तो इसके रचनाकार है देवेंद्र मेवाड़ी। कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी हैं। मेरी यादों का पहाड़ नामक इनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के तहत किया जाता है। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो ये किया जाता है 1982। किसके तहत किया जाता है? 1982 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल राज्य में किस स्थान को कहा जाता है। तो कश्मीरी हाट नामक जो ऐतिहासिक स्थल है तो ये है गोपेश्वर में। कहाँ स्थित है? कश्मीरी हाट नामक जो ऐतिहासिक स्थल है ये चमोली जिले में गोपेश्वर में स्थित है।
और इसका संबंध है कि उत्तराखंड पर जब ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय माना जाता है कि उसने क्या किया था, कश्मीरी हाट नामक गोपेश्वर में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि पांडव गुफा स्थित है। तो पांडव गुफा 5000 साल पुरानी या गंगोत्री के निकट स्थित है पांडव गुफा। अगला प्रश्न है कि आरती की थाली पर बनाए गए जो चित्रांकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आरती की थाली पर बनाए गए चित्रांकन को कहते हैं शैली। क्या कहा जाता है, शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय है वह किसे जाता है। तो राज्य में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत को। किसको जाता है, प्रयागदत्त पंत को। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में रानी झील कहाँ स्थित है। तो राज्य में रानी झील कहाँ स्थित है, ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है रानी झील, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है मिट्टी में सोना किसकी कीर्ति है। तो मिट्टी में सोना ये कीर्ति है मोहनलाल बाबुलकर की। किसकी है, मोहनलाल बाबुलकर की कीर्ति है मिट्टी में सोना। अगला प्रश्न है कि नारायण मठ किसका प्राचीन नाम है। तो नारायण मठ किसका प्राचीन नाम है, तो ये है आदिबद्री का नाम। आदिबद्री का प्राचीन नाम क्या है, इसको नारायण मठ के नाम से भी जाना जाता है, आदिबद्री को। अगला प्रश्न है कि 1814 में खलंगा का युद्ध किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 1814 में जो अंग्रेजों और गोरखों के बीच जो खलंगा का युद्ध हुआ था तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नालागढ़ी का युद्ध या नालागढ़ का युद्ध। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, नालागढ़ी के युद्ध से जाना जाता है खलंगा का युद्ध। ये 1814 में हुआ था या अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का राज्यों में स्थान है। तो बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का राज्यों में स्थान क्या है, तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तराखंड। तो बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का स्थान क्या है, दूसरा। अगला प्रश्न है कि तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तो तीर्थराज प्रयाग किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सरयू और गोमती के संगम को। तो बागेश्वर में स्थित सरयू और गोमती के संगम को क्या कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सुलेमान सिकोह के साथ कितने मुगलों ने श्रीनगर में शरण ली थी। तो सुलेमान सिकोह जब उत्तराखंड में आया था, पहले कुमाऊं में गया बाज बहादुर चंद के समय, और फिर उसके बाद पृथ्वीपत शाह के दरबार में आता है गढ़वाल में। तो इसके साथ कुल कितने लोग थे, 17 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, कुल 17 लोग इसके साथ सुलेमान सिकोह के साथ आते हैं गढ़वाल में, और उनके द्वारा गढ़वाल में शरण ली जाती है, और उसके कारण पृथ्वीपत शाह को कई युद्ध करने पड़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिव्या घाट किसका नाम है। तो दिव्या घाट नाम है हर की पैड़ी का। ये कहाँ स्थित है, गंगा तट पर हरिद्वार में स्थित है, और हर की पैड़ी को दिव्या घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो दिव्य घाट के नाम से जाना जाता है हर की पैड़ी को। इसमें दिव्य घाट होगा, दिव्य घाट। अगला प्रश्न है कि शेष नेत्र नामक तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। तो शेष नेत्र नामक तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, तो ये चमोली जिले में स्थित। कहाँ स्थित है, शेष नेत्र चमोली में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल में घंटाकर्ण मंदिर स्थित है। तो कुमाऊं मंडल में घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कुमाऊं मंडल में घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है कि 15वीं वन रिपोर्ट फरवरी 2018 के अनुसार उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल कितना है। तो 15वीं रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 45.43% क्या है, 15वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि टोकरिया मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो टोकरिया मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है चंडाक क्षेत्र पिथौरागढ़ में। कहाँ होता है, चंडाक क्षेत्र पिथौरागढ़ में टोकरिया मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डांग गुड़िया ताल कहाँ स्थित है। तो डांग गुड़िया ताल, ये छोटे छोटे ताल हैं, तो डांग गुड़िया ताल स्थित है टिहरी जिले में। कहाँ स्थित है, टिहरी जिले में स्थित है डांग गुड़िया ताल।
अगला प्रश्न है कि हिमालय का मोती कहा जाता है। तो हिमालय का मोती किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में हिमालय का मोती कहा जाता है नंदा देवी। किसे कहा जाता है? नंदा देवी को। और नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है यह प्राचीन काल से कुमाऊं और गढ़वाल का क्या करती है? विभाजन करती है। तो पुराणों में नंदा देवी का वर्णन किया गया है और इसका जो पूर्वी भाग है इसे कुमाऊं कहा गया है, जिसको मानस खंड के नाम से जाना जाता था, और इसका पश्चिमी भाग जो गढ़वाल क्षेत्र है और इसको केदार खंड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेफिस लाइट अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? तो मेफिस लाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत मसूरी से निकलता था 1845 में। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मिस्टर जॉन लेग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मिस्टर जॉन लेग ने मसूरी से निकाला था 1845 में। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो टिहरी रियासत में सर्वप्रथम कब होती है जनगणना? 1921 में नरेंद्र शाह के समय होती है टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना। अगला प्रश्न है कि पलायन आयोग का गठन कब किया गया? तो पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में इसका गठन किया गया, और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो यह आयोग स्थित है पौड़ी में। कहाँ स्थित है? पौड़ी जिले में स्थित है पलायन आयोग। अगला प्रश्न है कि केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। तो केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पांडुकेश्वर को क्या माना जाता है? केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ये स्थित है चमोली में। अगला प्रश्न है कि पनार नदी का उद्गम स्थल है। तो पनार नदी का उद्गम स्थल है ढोल नामक स्थान, और ये कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। तो ढोल नामक स्थान है अल्मोड़ा में, जो पनार नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उभरती हुई जागर गायिका। तो उभरती हुई जागर गायिका कौन है? तो ये है हेमा नेगी कारसी। इनका जो गांव है कांडई गांव है रुद्रप्रयाग में। तो हेमा नेगी कारसी है उभरती हुई गढ़वाल की जागर गायिका। अगला प्रश्न है कि हल्द्वानी काठ गोदाम नगर पालिका का गठन कब हुआ? तो हल्द्वानी काठ गोदाम नगर पालिका का गठन 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942। अगला प्रश्न है कि भकोट नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो भकोट नामक जो पर्यटन स्थल है ये स्थित है कौसानी में। कहाँ स्थित है? कौसानी में स्थित है भकोट नामक पर्यटन स्थल। अगला प्रश्न है कि नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन क्या थे? नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है कि हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हिमालय म्यूजियम है ऋषिकेश में। कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है हिमालय म्यूजियम। अगला प्रश्न है कि हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई 1988 में। तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1988। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वमुखी कैसा वाद्य यंत्र है? तो ऊर्ध्वमुखी क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ये भड़सार पौड़ी में है राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय। कहाँ है? पौड़ी जिले में स्थित है भड़सार में। अगला प्रश्न है कि औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बैजनाथ में। कहाँ स्थित है? बैजनाथ में। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पाद निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक को। और शिवालिक का एक अन्य नाम क्या है? शिवालिक को भाई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो प्रसिद्ध धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी कहाँ के हैं? तो ये गैरसैंण के हैं। कहाँ के हैं? गैरसैंण चमोली के हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में अर्जुन अवार्ड राज्य में किसे दिया गया? तो वर्ष 2010 का अर्जुन अवार्ड राज्य में अमन रहमान को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? अमन रहमान को। और उत्तराखंड का आज का अंतिम प्रश्न है कि राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? तो राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी 2003 में। कब की गई थी? 2003 में राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी। तो ये हमारे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो यह संविधान के अनुच्छेद 343 में इनका वर्णन है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी और उसकी लिपि क्या होगी, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है और उस क्षेत्र का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? तो वह या तो उपभाषा या इसको विभाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इसमें साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? उपभाषा या विभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं तो उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब साहित्यकार उपभाषा को क्या करते हैं? अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित करते हैं और सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं, तो उसका क्षेत्र का क्या हो जाता है? बहुत विस्तार हो जाता है, यानी बड़े भूभाग पर बोली जाने लगती है, उसमें साहित्य रचना काफ़ी अत्यधिक होने लगती है, तब वह क्या कहलाती है? तब वह भाषा कहलाती है। फिर वह भाषा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हम हिंदी को क्या रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, क्योंकि संविधान द्वारा इसे राष्ट्रभाषा न स्वीकार कर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है कि ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबोली के नाम से जाने जाने वाली भाषा कौन है? तो ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। कौन सी भाषा जानी जाती है ब्रजबोली के नाम से? तो ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक इकाई है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। क्या है भाषा की सार्थक इकाई? यह है वाक्य। अगला प्रश्न है, वाक्य की छोटी इकाई है। तो वाक्य से छोटी इकाई क्या है? वाक्य की छोटी इकाई है उपवाक्य। अगला प्रश्न है कि लिखने की रीति को कहा जाता है। तो लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तनी या अक्षरी। अगला प्रश्न है, वर्तनी या अक्षरी का अन्य नाम क्या है? तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है, और वर्तनी या अक्षरी का अन्य नाम इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हिज्जे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? कि दो वर्गों का अगर मेल हो रहा है, दो वर्णों का अगर मेल हो रहा है, तो उससे होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसमें वर्ण आएगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, यानी उसका कुछ मतलब होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो शब्द कहलाएगा। अगर उसका कोई क्या है? सार्थक अर्थ नहीं है, तो वह शब्द नहीं कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न मति में क्या है? तो इसमें प्रत्य उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रति उत्पन्न धनमति में क्या है? प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ता है वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंतिम उसमें जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं। अब वर्णों, जब दो वर्ण मिलते हैं और विकार होता है या परिवर्तन होता है तब संधि होती है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है समास। तो जो नया सार्थक शब्द बनता है क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो यह होता है अव्ययीभाव समास में। किस में होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा और जो दूसरा पद रहता है वह गौण होगा। तो इसमें पहला पद क्या होता, मेन प्रधान होता है और वो क्या रहता है, अव्ययी रहता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण का आधार क्या है, इसके 4 आधार हैं। कितने हैं, 4 आधार हैं। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्म का विलोम शब्द है। तो कर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यतिवम। क्या हो जाएगा, व्यतिवम। अगला प्रश्न है जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वह क्या कहलाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो क्या कहलाता है, असंवैधानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, असंवैधानिक। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो और उसके लिखित साक्ष्य ना हो तो ये क्या कहलाती है, किंवदंती कहलाती है। क्या कहलाती है, किंवदंती। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।